कलदम का जो टैग लग गया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर, वो टैग ख़त्म किया जाए। जो लोग गिरफ़्तार हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए, और जो संगीन नौइयत के मुकदमात बनाए गए हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों पर, वो मुकदमात भी ख़त्म करवाए जाएँ। तो अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो मामला हल हो जाएगा। मामला बातचीत से ही हल होना चाहिए। आप जितनी मर्ज़ी लड़ाई करें, अपनी आवाम से लड़ना कोई दानिशमंदी नहीं होती। बातचीत करें, मामले को हल करें, लोगों को उनके घरों में भेजें, कारोबारी ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक लाएं। अब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नज़र में। मुझे नहीं लगता कि मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या करेंगे इसके बारे में, लेकिन मेरी नज़र में उन्हें एक डिमांड रखनी चाहिए कि इलेक्शन को थोड़ा सा डिले करें, थोड़ा सा इलेक्शन को आगे ले जाएं, और वो अपनी जमात को बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इन इंतखाबात में उतारें। जितनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस वक्त मकबूलियत है, जितने वो ताकतवर हैं आज़ाद कश्मीर में, उन्हें शिकस्त देना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। तो बजाय इसके कि बाकियों की मिन्नतें करते रहें, उनके तरले करते रहें, बार बार सड़कों पर आकर बैठते रहें, मुतालबात करते रहें, टाइम ज़ाया करते रहें अपना भी लोगों का भी, इससे बहुत बेहतर है कि ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, आम कश्मीरी, वो इलेक्शन लड़ लें, और वहाँ तो पैसा भी नहीं लगेगा। आम कश्मीरी इलेक्शन लड़ें, पॉलिटिकल पार्टियों को शिकस्त दें, अपनी हुकूमत बनाएं, और अपनी हुकूमत बनाने के बाद आज़ाद कश्मीर के वो तमाम फैसले जो वो करवाना चाहते हैं वो खुद करें। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। 2 महीने का टाइम मांग लें इलेक्शन में, कोई बात नहीं, इलेक्शन थोड़ा आगे चला गया, पहले भी इलेक्शन आगे जाते रहे हैं, तो अगर इलेक्शन 2 महीने 3 महीने आगे भी चला जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपनी जमात को लेकर आए इलेक्शन के, और अगर उनके लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं ऑलरेडी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, तो फिर वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, और वो इलेक्शन लड़ें, फिर भी लड़ें, लेकिन इलेक्शन ज़रूर लड़ें और मैदान को खाली ना छोड़ें। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अगर आवाम की आवाज़ उठा रही है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाए और वहाँ बैठकर आवाम की आवाज़ उठाए, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो हुकूमत में हो। तो ये मेरी गुजारिश है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से। बहरहाल वो अपना फ़ैसला खुद ही करेंगे। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो एक इनकलाबी रहनुमा के तौर पे सामने आ रहे हैं या आना चाहते हैं। हकीकत क्या है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है, दिलों की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड हम जानते हैं। फजलुर रहमान साहब जिस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के सबसे बड़े आला कार बने हुए थे, जब फजलुर रहमान साहब जर्नैलों के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की सरकार को गिरा रहे थे और एक जाली हुकूमत जो इम्पोर्टेड सरकार है उसको लाकर मुसल्लत कर रहे थे, जिसमें अमेरिका का आशीर्वाद भी हासिल था इनको, तो उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें करते थे। उस वक्त भी फजलुर रहमान साहब ऐसी तकारीर किया करते थे जिससे ऐसा लगता था कि शायद फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हैं, ताकि अवामी तायीद या अवामी हमायत उनके साथ रहे। तो अब हम नहीं जानते कि फजलुर रहमान साहब वाकई इनकलाबी हो गए हैं या एक नया खेल खेला जा रहा है। देखिए, इस तरह का स्टेटमेंट अगर इमरान खान दे देते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा दे देता या कोई और ऐसी जमात जो वाकई में एंटी एस्टेब्लिशमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट देती, तो अब तक बेशुमार कार्रवाइयाँ हो जाती। लेकिन फजलुर रहमान और उनके लोग डटे हुए हैं। फजलुर रहमान साहब का एक नया स्टेटमेंट भी मंजर आम पे आया है और इसमें उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। ऐवान नहीं, अब इस मैदान की हैसियत है, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10 हों इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखते हैं फजलुर रहमान साहब। ये पार्लियामेंट आज जाली नहीं हुई, ये पार्लियामेंट पहले दिन से जाली है। पहले दिन इनको फार्म 47 जारी किया गया था। आपकी अपनी सीट फार्म 47 पे है, नूर आलम खान जो आपका MNA है उसकी सीट फार्म 47 पे है और आपकी पार्टी को बहुत सारी चीज़ें फार्म 47 के मुताबिक मिली हैं। आपने सेनेट की सीट लेने के लिए फार्म 47 वाली गेम डाली, वहाँ पे भी आपने जालसाजी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पे आपने अपने पास रख लीं। उस वक्त आपको जमहूरियत याद नहीं आई जिस वक्त आप जर्नैलों के साथ मिलकर रजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे, यानी जनरल बाजवा के साथ बैठकर आप इमरान खान की हुकूमत गिराएं तो वो जमहूरियत है। लेकिन आज आपके खिलाफ कोई बात करे तो वो जमहूरियत नहीं है। ये सारी कहानी है। मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को शायद लॉन्च कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। ये गालम गलोच एक दूसरे के साथ करेंगे। हो सकता है फजलुर रहमान साहब के बंदों में थोड़ी बहुत सख्ती की जाए, फजलुर रहमान साहब को 4 दिन हो सकता है जेल में भी भेजा जाए, या हो सकता है कोई मुकदमात बनाए जाएँ, थोड़ा सा माहौल बनाया जाए और इस माहौल के नतीजे में फजलुर रहमान साहब की खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत ऊपर आ जाए और फिर अगले इलेक्शन में फजलुर रहमान साहब को फ़ायदा दिया जाए। ये भी मुमकिन है, क्योंकि देखिए अगर इमरान खान साहब की अगर मकबूलियत को इस वक्त
कम करने की कोशिश करनी, वो तो हो नहीं सकती। तो उनके मुकाबले में किसी और को अगर मकबूल बनाना है तो उसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनाना पड़ेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जहाँ इतने सारे कड़वे घूंट पिए हैं, वहाँ ये एक और कड़वा घूंट भी पी लें। यानी जर्नैलों से खुफिया मुलाकातें इन्होंने की, जुल्म के ऊपर इन्होंने खामोशी इख्तियार की, रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकज़ी किरदार के तौर पे काम किया, मखसूस नशस्तें इन्होंने कबूल की, आइनी तरमीम के अंदर इन्होंने बार बार सहूलतकारी की, फार्म 47 इन्होंने कबूल किए, और अब भी इक़्तिदार में हिस्से की लड़ाई है। जब इक़्तिदार में हिस्सा मिल गया तो फजलुर रहमान साहब खुश रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनकी असूली से ज़्यादा वसूली की सियासत होती है, ये हम हमेशा देखते रहे। जावेद हाशमी साहब ने भी इंकशाफ किया, उन्होंने कहा जी फजलुर रहमान साहब से मेरी जब बात हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था, ये ज़रा जावेद हाशमी साहब का जो स्टेटमेंट है आप वो भी आप देख लें। उन्होंने कहा मेरी जब फजलुर रहमान से बातचीत हुई थी कुछ अर्सा पहले, तो अभी उन्होंने तकरीर की है, उनकी जमात ने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है। फजलुर रहमान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनके वालिद से मेरा एक ताल्लुक़ था, कुरान सुनता रहा मैं उनके कदमों में बैठ के। तो मौलाना साहब ने बात तो सच की है, लेकिन परवीन शाकर का एक शेर याद आता है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कुछ अर्सा पहले मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इलेक्शन से 15 महीने पहले, यानी 1.25 साल पहले, पाकिस्तान के मालिकों ने उनसे रब्ता किया था और इलेक्शन के नताइज का फ़ैसला 15 महीने पहले कर लिया गया था। उस वक्त फजलुर रहमान साहब नहीं बोले। जब पाकिस्तान के मालिक या जर्नैल फजलुर रहमान साहब से रब्ता करके इलेक्शन से 15 महीने पहले ये बता रहे थे कि जनाब इलेक्शन के ये नताइज आने हैं, उस वक्त नहीं इन्होंने पोल खोला कि जनाब इलेक्शन तो पहले से ही रिग हो गया। लेकिन जावेद हाशमी साहब को वो ये बता रहे हैं बाद में। फिर फजलुर रहमान साहब की क्योंकि 15 सीटें बताई गई थी, वो 5 निकली बाद में, तो उनको बड़ा प्रॉब्लम हो गया उसके साथ। फिर उन्होंने एक और बात की फजलुर रहमान साहब ने, और महमूद अचकज़ई साहब ने बताई कि 50 अरब रुपए में असम्बली की नशस्तें फ़रोख्त की गई हैं। तो इस तरीके से अगर 2 नंबरी हो रही है जो जावेद हाशमी साहब ने भी अब बेनकाब की है, तो अगर यही इलेक्शन करवाने हैं तो आज़ाद कश्मीर में भी ना करवाएं, आपस में ही फैसला कर लें कि जिसको बिठाना है जिसको नहीं बिठाना। फजलुर रहमान साहब ने हमेशा यहूदी का कार्ड खेला, मज़हब का कार्ड खेला अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे इमरान खान को हमेशा यहूदी का एजेंट कहा फजलुर रहमान साहब ने, और यहाँ फजलुर रहमान साहब को उसी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रज़ा हयात हराज ने ये स्टेटमेंट दिया कि फजलुर रहमान ने रॉ और मूसाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। यानी जो इल्ज़ामात फजलुर रहमान साहब दूसरों पे लगाते थे आज उनके अपने ऊपर लग रहे हैं। लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं है, फजलुर रहमान साहब इन मामलात से बड़े आराम से निकल जाएंगे। और जिन लोगों को लग रहा है कि कोई मुश्किल है, नहीं, ये फजलुर रहमान साहब थोड़े से हीरो बनेंगे और थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकलाबी हो गए हैं। लेकिन आप खातिर जमा रखिए, फजलुर रहमान साहब खुद एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो खुद एलीट क्लास हैं और वो खुद स्टेटस को हैं। वो स्टेटस को के बगैर नहीं रह सकते, वो हमेशा से स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं, वो आइंदा भी स्टेटस को का हिस्सा रहेंगे। फजलुर रहमान साहब कभी कोई ऐसी इनकलाबी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और वो हमेशा के लिए आमने सामने आ जाएं, ऐसा नहीं होगा।